अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछले बनाए गए वीडियोस को आपने मुकम्मल देखा होगा। आज हम हमारी किताब का सबक नंबर 15 ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की शुरू कर चुके हैं और कल हमने हिस्सा सबक का नाम अन्य स्रोतों में सुधारणा ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की, इसका हिस्सा 3 पढ़ रहे हैं। हमने कल देखा था कि फसली पैदावार की तरक्की के लिए किस किस तरीके के इक़दाम उठाने चाहिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस किस तरीके के हमें अहम काम करना चाहिए जिससे फ़सलों को कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फसलें तैयार हो, कम वक्त में तैयार हो। इसके लिए हमें बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे बेशुमार पौधे, जानवर वगैरह जो है, हमें सारे वसाइल यहीं से हासिल होते हैं। हम तमाम वसाइल जो है हम इनके ऊपर मुनहसर है हमारी ज़िंदगी। तो इसी तरीके से ग़िज़ाई वसाइल में नई नई तहकीकात के ज़रिए नए नए इजाफ़े और गल्लों की पैदावार के अंदर इजाफ़ा करने के लिए कौन कौन सी ज़राअत में खुद परवरिशी ग़िज़ाई इक़दाम उठाने चाहिए। अब फसली पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए हमने 3 दर्जात में तकसीम किए थे। कुछ हिस्सों को, कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया था मैंने कल। जैसे फसलों की किस्मों में सुधारणा, फसलों की किस्मों में सुधार, फसलों की पैदावार में सुधार, फसली इंतज़ामात में सुधार। ये 3 पॉइंट थे जो फसलों की पैदावार की तरक्की के लिए अहम है और इसको हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ा भी था कि किस किस तरीके से हमारे लिए ये फसलों की पैदावार की तरक्की में सुधार करने के लिए अहम है कि तवारिस के ज़रिए नई नई फसलों को तैयार करना। उसके अलावा ऐसी आला नए किस्म के बीज लेना जिसकी वजह से कम वक्त में फसल अच्छी उग सके, अच्छी निकल सके। दूसरा कि ऐसे तरीके इख्तियार करना चाहिए जहाँ पर फसलों को कम पानी के अंदर भी फसल नज़र रखते हुए ऐसे मुआफ़िक बीज उगाने चाहिए जिसकी वजह से उन पर माहौल का असर ना पड़े। और फसलों के पकने में तब्दीली लाने के बारे में सोचना चाहिए कि कम वक्त में बेहतर से बेहतर फसल उग सके। तो इस तरीके से कल हमने ये तमाम नुकात देखे थे। आज हम देखेंगे फसलों की किस्मों में सुधारना। हमने ये भी देखे थे कि फ़ी हेक्टर पैदावार के इजाफ़े के लिए, गल्लों की क्वालिटी में इजाफ़ा करने के लिए, फसलें पकने के वक्फे में तब्दीली लाने के लिए बीजों को ऐसी किस्में तैयार करना जो कम पानी की फराहमी में पैदावार दे सके। कल हमने ये चीज़ें देखी थी कि ऐसे इजाफ़े करने चाहिए कि बीज जो है बेहतर क्वालिटी के हो, फिर कम वक्त में बेहतर फसलें ज़मीन से कैसे निकाली जा सकती है। उसके बाद बीजें अच्छी किस्म के होना चाहिए जिनको पानी कम भी दस्तयाब होता है तो फसल ख़राब ना हो और माहौल का हयातियाती गैर हयातियाती असर फसलों पर ना पड़े। फिर उसके बाद कीड़ा मार जो दवाइयाँ खेतों में छिड़काव किया जाता है वो दवाओं का ऐसी दवाई लेना चाहिए जिससे फसलों को ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि कीड़े मकोड़े, बारीक जानवर जो है खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब उसके बाद फसली पैदावार के इंतज़ामात। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि फसलों की किस्मों में सुधार, यानी हम जो फसलें उगाते हैं, गेहूँ, चावल, गन्ना, खेती, जो कुछ भी अनाज की फसलें हम उगाते हैं तो उसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं वो हमने देखा था। लेकिन अब हम क्या देखने वाले हैं कि फसली पैदावार के इंतज़ाम। तब ये सुधार लाने के लिए किस तरीके के इंतज़ाम हम कर सकते हैं, यानी कैसे इंतज़ाम होंगे जिसकी वजह से हम लोग ये सारे सुधार को बआसानी कर सकते हैं। पाक उत्पादन प्रबंध व्यवस्थापन, ये गुजराती नाम है। तो फसली इंतज़ाम में सुधार के लिए अब देखो हिंदुस्तान में जो ज़राअत छोटे पैमाने से पैमाने तक की जो ज़राअत की जाती है, तो ज़राअत का इंतज़ाम इस बात पर मुनहसर है कि किसानों के पास कितना सरमाया है।
यानी किसानों के पास कितनी रकम है, कितना सरमाया है, जिसकी वजह से वो अपनी पैदावार के अंदर लगा सकते हैं, अपनी ज़मीन के अंदर वो लगा सकते हैं। और पैदावार का इन्हिसार उसकी लागत यानी उसके ऊपर मिलने वाली रकम से है। यानी खेती के अंदर जब वो बीज बोते हैं, फसलें उगती है, कटती है, उसके बाद जब वो बाज़ार में बेचते हैं तो उनको कितनी लागत नफ़ा मिला, उसके ऊपर उसका सरमाया डिपेंड करता है। तो फसली पैदावार के इंतज़ामात में पहला है तग़ज़ियाती इंतज़ाम। अब तग़ज़ियाती इंतज़ाम तो हमारे ग़िज़ाई वसाइल मुख्तलिफ़ पौधों और जानवरों से हासिल होते। हमको तो पता ही है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाना बहुत अहम है, और वो खाना हमें कहाँ से हासिल होता है? एक तो हमें पौधों से हासिल होता है, पेड़ पौधों से हमें खाना, सब्ज़ियाँ, फल, अनाज हासिल होता है, और दूसरा जानवरों से, जैसे कि हम गोश्त वगैरह खाते हैं, वो हमें जानवरों से हासिल होता है। हम इन वसाइल में नई तकनीक के ज़रिए इजाफ़ा करते हैं। अब इसके अंदर यानी आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि इतने कम पैदावार के अंदर इतना गुजारा नहीं हो सकता। तो इस वजह से कम वक्त के अंदर सबको सब चीज़ें मुयस्सर हो, इसके लिए नए नई तकनीकी इंतज़ामात को सोचना पड़ता है। तो पौधों को तग़ज़ियाई अनासिर की ज़रूरत होती है, तो पौधे ये अनासिर क्या हवा, पानी, मिट्टी से हासिल करते। मालूम है हमें खाना, भूख लगती है तो हम खाना खाते, ऐसे ही पौधों को भी उनकी तग़ज़ियात की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से हासिल करते हैं? वो मिट्टी, पानी, हवा से हासिल करते हैं, जो तरकीब तनवीरी का अमल कहलाता है, फोटोसिंथेसिस का अमल कहलाता है। अब इनमें से मिट्टी से 13 और हवा, पानी से 3 अनासिर हासिल होते हैं। देखो क्या बताया जा रहा है, इनकी खुसूसियात और इनके ये किस तरीके से क्या अनासिर 2 ग्रुपों में तकसीम किया जा सकते हैं। इन पौधों के तग़ज़ियाई अनासिरों को भी 2 ग्रुप में तकसीम किया गया। एक तो मैक्रो तग़ज़ियाई अनासिर और दूसरा माइक्रो। दोनों में फ़र्क है बच्चों, मैक्रो और माइक्रो। जिस तरीके से यहाँ देखो, ये मैक्रो और ये माइक्रो, दो तरीके के अंदर अनासिर को तब्दील किया। एक तो है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। तो ये वो अनासिर है, मैं मैक्रो की बात कर रही हूँ, यानी मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये पहले नंबर का है और ये दूसरे नंबर का है। तो मैं पहले नंबर वाले की बात कर रही हूँ, मैक्रो की। तो मैक्रो तग़ज़ियाई अनासिर ये वो अनासिर है जिनके पौधों को ज़्यादा मिक़दार में ज़रूरत पड़ती है, यानी इनको पौधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये अनासिर नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र वगैरह से इनकी मिक़दार इसमें ज़्यादा होती है। अब दूसरा है माइक्रो तग़ज़ियाती अनासिर, यानी मैं 2 नंबर यानी इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये कुछ अनासिर पौधों को कम मिक़दार में ज़रूरत होती है, और ये अनासिर है लोहा, मैग्नीज़, जस्ता, तांबा और लीड और क्लोरीन। ये ऐसे है जिनको कम ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद आता है तग़ज़ियाई अनासिर के, मैंने ये बता दी आपको। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए यहाँ पर। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब हम पढ़ेंगे ये तीसरे नंबर का, ये पढ़ेंगे अब हम। तो खाद, अब सबसे अहम चीज़ खेती बाड़ी, खाद से ही पूरी खेतीबाड़ी का दारोमदार होता है। तो उसे FYM कहते हैं। क्या कहते हैं? FYM। ये गोबर की खाद होती है, जो मवेशियों के गोबर और पेशाब और उनके नीचे बचा गया कूड़ा करकट और उनके खाने से बचा हुआ बेकार चारा, जिसे हयातियाती मादों का इस्तेमाल से बनाई जाती है। यानी ये कुदरती खाद है। इसे क्या कहेंगे? एक तरीके की कुदरती, नेचुरल कंपोस्ट भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये किससे बनती है? ये मवेशियों के गोबर, उनके पेशाब और उनका बचा गया सड़ा हुआ सड़ा गला कूड़ा करकट और जो बचा हुआ बेकार चारा होता है, जिसे हयातियाती मादा कहते हैं, उससे बनाई जाती है। और यही खाद गोबर की खाद कहलाती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिकदार में गोबर होता है। और इस खाद में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। देखो, कुदरती खाद है लेकिन इसके अंदर भी कीमियावी अनासर शामिल होते ही है। तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन 0.5% नाइट्रोजन होता है इसमें। कितना? 0.5%। और पोटाशियम, जिसका फॉर्मूला K2O है, वो 0.5% होता है। देखो, मैं तुमको बता दे रही हूँ कि कुदरती खाद के अंदर भी
यानी कुदरती जो खाद है उसके अंदर भी कितने अनासिर शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर ये नाइट्रोजन की अलामत है, तो नाइट्रोजन कितने % होता है इसमें? नाइट्रोजन की तादाद इसके अंदर है 0.5%। हाँ, और उसके बाद पोटाशियम का फॉर्मूला है K2O, ये K2O। तो पोटाशियम भी इसमें 0.5% होती है पोटाशियम, यानी इसके अंदर पोटाशियम भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और दोनों 0.5% की मिकदार में शामिल होते हैं। फिर उसके बाद होता है फास्फोरस, यानी P2O है। तो ये खाद है कुदरती खाद, जिसके अंदर कीमियावी अनासिर इतनी मिकदार में शामिल होते हैं। और ये जो है कुदरती खाद है जो खेती बाड़ी के लिए बहुत अहम मानी जाती है। और इसके अंदर भी ये नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की मिकदार इतनी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। वीडियो देखिए मुकम्मल, और कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो भी, और अहम नुकात नोटबुक में लिखते चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।